नमस्कार, 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर की। अस्पतालों पर छापा पड़ा है। एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह छापा मारा है। 2 अस्पतालों पर प्रशासन ने छापा मारा है। सुशीला और पैलेटिव अस्पताल पर छापा मारा गया है। इनके लाइसेंस को स्थगित किया गया है, निरस्त करने की सिफारिश की गई है। बेड खाली होने के बाद भी फुल दिखाया था। बिना पीपीई किट पहने आईसीयू में मिले डॉक्टर। और बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या ये पूरा मामला था, विस्तार से बताइए। आपको बताना चाहूंगा, लगातार अस्पतालों की, निजी अस्पतालों की शिकायतें मिल रही थी। इसमें बताया जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल का वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं। इसी की पर कार्रवाई करते हुए शासन और प्रशासन की संयुक्त टीम पहुंची और 2 अस्पताल, जिसमें कि अटलांटा अस्पताल है, अटलांटा नहीं, जिसमें कि सुशीला हॉस्पिटल है, उस के अंदर पहुंचकर देखा तो वहां पता चला कि जो डॉक्टर थे उन्होंने पीपीई किट नहीं पहनी थी और वो कोविड के मरीजों के पास यूं ही घूम रहे थे। वहीं दूसरे अस्पताल में भी जब वो पहुंचे, वहां पर देखा पैलेटिव अस्पताल था, उसमें वहां पहुंचे तो वहां देखा कि जो मरीज भर्ती किए गए थे उनमें से 3 मरीज ऐसे थे जो जिन्हें की कोविड नहीं था, उन्हें कोविड के नाम पर वहां भर्ती किया गया था। ऐसे में दोनों ही अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और दोनों के ही लाइसेंस निरस्त करने की बात शासन और प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों से आपने बात की होगी, किस तरह की कोताही दोनों अस्पतालों मिली और आगे भी क्या कुछ और अस्पतालों पर यह कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से, क्योंकि कोविड का ये समय है तो ऐसे में जो निजी अस्पताल है उनकी मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में दोनों अस्पतालों का जो पंजीकरण है वो निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही जो यहाँ पे कमी मिली उसकी अगर मैं बात करूँ, वहाँ 35 गैर जरूरतमंद मरीज भर्ती किए गए थे, जिनमें की बेड खाली कराया गया प्रशासन की तरफ से तुरंत ही। और दूसरी तरफ वहीं जो नगर मजिस्ट्रेट पदम खालिद अंजुम है और उनके साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार, ये तमाम लोग वहां पहुंचे सुशीला अस्पताल में। वहां भी निरीक्षण किया और तो वहां पता चला कि अस्पताल की बेड फुल है। लेकिन जैसे ही अंदर जाके देखा तो 20 के समकक्ष में 7 बेड और 2 आईसीयू बेड खाली थे। आईसीयू में कोई चिकित्सक भी मौजूद नहीं था। बायोमेडिकल वेस्ट का भी उल्लंघन ये लोग कर रहे थे, जिसके चलते कार्रवाई की जा रही है और उनके भी निरस्तीकरण की बात कही जा रही है। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित राणा हमारे संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। देश में पहली बार 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कुल 4,01,993 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 3,523 लोगों की मौत हो गई है। 4,01,993 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे में कोरोना के। बड़ी खबर इस वक्त की, 3,523 लोगों की मौत हुई है। 27 दिनों में कोरोना के मामले 1 लाख से बढ़कर 4 लाख तक पहुंच गए हैं। आपको बताते हैं कि कोरोना की रफ्तार कैसे बढ़ी है। देखिए, 5 अप्रैल को जो आंकड़ा था वो ये था, 15 अप्रैल को 2 लाख था, 22 अप्रैल को 3 लाख से ज्यादा था और अब 1 मई को 4 लाख को यह आंकड़ा पार कर चुका है। सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम, मुनाफा मोटा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। दरअसल कल वोटों की गिनती होनी है। इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर में चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला देकर मतगणना को रोकने की मांग की गई है। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी सरकार राज्य चुनाव आयोग को नोटिस किया गया था आज। अब यहां पर देखना है कि पंचायत चुनाव की कल काउंटिंग होनी है, उससे पहले क्या कोर्ट कहता है। और बातचीत करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। सुशील, 10:30 बजे का वक्त, आप 11 बज चुके हैं, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? जी देखिए, सुनवाई चल रही है और फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एसजी हैं ऐश्वर्या भाटी, वो पक्ष रख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सवाल खड़ा किया कि आखिर चुनाव आयोग ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है मतगणना को लेकर। उन्होंने साफ तौर से ये सवाल किया कि मतगणना को लेकर तमाम जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, क्या उनके एंट्री पॉइंट
पर किसी भी प्रकार से तापमान नापने की मशीन और सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से यह बताया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का तमाम जो नियम है उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जिस तरह काउंटिंग कल शुरू होने वाली है, ऐसे में काउंटिंग कितने दिनों तक चलने वाली है, इसके लिए कोई रणनीति बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत यह भी दिया कि अगर 2 हफ्ते में मेडिकली इंप्रूव नहीं हो पा रहा है उत्तर प्रदेश, तो क्या 2 हफ्ते के लिए क्यों न इस पूरे मामले को टाल दिया जाए। इस पर ऐश्वर्या भाटी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है, उत्तर प्रदेश सरकार पूरा तैयार है, लिहाजा इस पूरे काउंटिंग को टाला नहीं जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां क्या की गई हैं। उनकी तरफ से यह बताया गया है अनुपम, चुनाव आयोग की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। जो काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें जो मेज लगाए गए हैं वो काफी दूर दूर लगाए गए हैं। एक पोलिंग सेंटर में 4 से 5 लोगों को ही एंट्री दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने अनुपम ये सवाल खड़ा किया है कि क्या काउंटिंग अगर कल पूरा हो जाता है तो मंडे और ट्यूसडे के लिए सरकार तैयार है, संडे के लिए सरकार तैयार है। एएसजी भाटी ने यह बोला है कि कल भी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू है, सोमवार और मंगलवार 7 बजे तक फिलहाल यह कर्फ्यू जारी रहेगा, लिहाजा वो पूरी तरीके से तैयार हैं। बहस का दौर जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कितना तैयार है और क्या इस प्रकार से कोविड संक्रमण में अनुपम इजाजत दी जा सकती है मतगणना को लेकर या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से यह कर रहा है कि काउंटिंग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कितनी तैयारियां की गई हैं। जी सुशील, लेकिन सवाल यहां पर यह है, अब ऐसी स्थिति में क्या रोक भी लगाई जा सकती है? कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर इंतजामों से या जो जानकारियां सरकार की तरफ से दी जा रही हैं कोर्ट में, उन जानकारियों पर कोर्ट सहमत नहीं होता है, तो क्या तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है चुनाव आयोग की तैयारियों से, तो निश्चित रूप से उसके पास यह अधिकार है कि वो मतगणना को कुछ दिनों के लिए रोक सकता है। और साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर मेडिकली इंप्रूव नहीं हो रहा है, अगर 2 हफ्ते में यह माना जाए कि सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, तो क्यों ना 2 हफ्ते तक के लिए फिलहाल मतगणना पर रोक लगाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी तैयारियों का हवाला दे रहा है। उसने कहा है कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स के जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है, लिहाजा ऐसे में उनको नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से जो कोविड संक्रमण है। सुशील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुशील हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इधर बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर 2 ब्लॉक में 3 बूथों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। मदनपुर ब्लॉक के मौलापुर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर एक बूथ और हाथवंत ब्लॉक के 2 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। हाथवंत के बरौली में मतपेटी लूटकर तालाब में फेंकने की घटना सामने आई थी, इसके बाद आज पुनर्मतदान कराया जा रहा है। तो मदनपुर ब्लॉक के एक बूथ पर पुनर्मतदान हो रहा है, हाथवंत ब्लॉक के 2 बूथ पर पुनर्मतदान जारी है। और बड़ी खबर आ रही है, श्रमिकों से संवाद करेंगे सीएम योगी। श्रमिक दिवस पर सीएम योगी संवाद करेंगे। शाम 6 बजे कई इलाकों के श्रमिकों से चर्चा होगी। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, श्रमिकों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे कई इलाकों के श्रमिकों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि कल मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के साथ बातचीत की थी और आज श्रमिक दिवस है। इस मौके पर सीएम उनसे बातचीत करेंगे। शाम 6 बजे कई इलाकों के श्रमिकों से चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, श्रमिकों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। अजीत सिंह हमारे संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री लगातार हर दिन किसी न किसी वर्ग से संवाद कर रहे हैं। कल भी उन्होंने किसानों से किया था, उसके पहले 5000 आयुष चिकित्सकों से किया था और आज मुख्यमंत्री श्रमिकों से संवाद करेंगे। इसमें जो स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम मंत्री वो मौजूद रहेंगे। शाम को 6 बजे वर्चुअल तरीके से संवाद होगा और वो हर तबके तक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचना चाहते हैं। और जैसे ही उनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई है, उसके बाद उन्होंने अपनी काम की रफ्तार को बढ़ा दिया। कल टीम 9 का गठन कर दिया।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को अलग जिम्मेदारी दी, चीफ सेक्रेटरी को अलग जिम्मेदारी दी। तो अब वो कृषकों से भी आज संवाद करेंगे और एक लंबी चौड़ी 40 मिनट से लगभग 1 घंटे तक ये वर्चुअल संवाद का टाइम है और उनसे संदेश देंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ग्रामीण इलाकों में और जो इलाके हैं वहां किस तरह से कोविड से निपटा जा सकता है। श्रमिकों से राय लेंगे कि और उनको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह रहना है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो स्टे करिए, कहीं ज्यादा भागदौड़ मत करिए। इन सब को लेकर आज एक बड़ी और मैराथन वर्चुअल मीटिंग मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने मजदूर दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, देश के बुनियादी ढांचे को अपने श्रम और कर्मशीलता से सशक्त करने वाले हमारे कामगार और श्रमिक वर्ग को समर्पित मई दिवस की सभी को अनंत शुभकामनाएं। श्रम और श्रमिकों का सम्मान करें, श्रमेव जयते। आज 7 शहरों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में वैक्सीनेशन चल रहा है। इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगेगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन जिलों में 9000 से ज्यादा कोरोना केस हैं, सिर्फ उन जिलों में ही आज वैक्सीनेशन होगा। कुछ देर पहले सीएम योगी लखनऊ के डफरिन हॉस्पिटल पहुंचे और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है और प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18+ से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ। और बातचीत करने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, कितने लोग वहां पर पहुंचे और क्या तैयारी है आप देख रहे हैं? देखिए अनुपम, आज से 18 साल से 44 साल की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है और संगम नगरी प्रयागराज भी प्रदेश के उन 7 जिलों में शामिल है जहां पर जो है आज से टीकाकरण शुरू किया जा रहा है 18 से 44 आयु वर्ग के। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला महिला अस्पताल डफरिन में और आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने पोर्टल पे या फिर ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लाइनों में लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लगभग सभी लोगों ने यहाँ पर मास्क भी पहन रखा है और अब यहाँ पर टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने यहाँ पर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। प्रयागराज जिले में 10 सेंटर हैं जिनमें से 4 ग्रामीण इलाके में हैं और 6 सेंटर जो है वो शहरी इलाके में है और वहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 3000 लोगों को आज पहली डोज दी जाएगी और इसमें जो तैयारी की गई है, तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है कि जो यहाँ पर पूरा मैनेज करेंगे और जिन लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है बाकायदा उनके पास एक मैसेज आया है। उस मैसेज के तहत ही जब वो मैसेज आया है उस मैसेज के बाद वो मैसेज यहाँ पर देखा जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर कार्यक्रम होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और ये तैयारी यहाँ पर की गई है और अंदर बिल्कुल सर्वेश, हम देख रहे हैं तस्वीरों को। उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, वहां की क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए अनुपम, मेरठ में भी 18+ ईयर्स के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। मेरठ में कई केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी केंद्रों पर टीकाकरण आरंभ हो गया है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक ऐसे ही टीकाकरण बूथ पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है और 18+ ईयर्स के लोग भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि टीकाकरण को लेकर के कितने उत्साहित हैं। आप ये बताइए कि आज 18+ ईयर्स के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है, आप कितना उत्साहित हैं? हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इससे हमारा भी बचाव हो सकेगा और आगे
आगे हम अपने बच्चों का भी बचाव कर सकेंगे और अपना काम भी कर सकेंगे। मास्क लगा करके मैडम आई हुई है, हमारे साथ डॉक्टर सी कुछ टीम मौजूद है। आप ये बताइए, टीकाकरण आरंभ हो चुका है और जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल पूरा उत्साह देखा जा रहा है हमारे पास, जबकि आज 11-12 बजे से शुरू होना था 18+ वालों का, लेकिन यहाँ पर 8:30 बजे लाइन लगी हुई थी। कुछ लोगों को परेशानी ये हुई कि टाइम अपना सेशन शेड्यूल नहीं किया था, बिना शेड्यूल के ही आ गए थे, तो उन्हें वापस भी भेजना पड़ा है। और हमारा प्रक्रिया चल रही है, 2 सेशन हमारे पास हैं 18 साल प्लस के, और बिल्कुल नियमित रूप से सुचारू रूप से स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे साथ WHO टीम के मेंबर्स भी मौजूद हैं। मैडम क्या कहेंगी, टीकाकरण बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है और जितने भी केंद्र यहाँ मेरठ में बनाए गए हैं वहाँ सभी स्थलों पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है और जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल, जैसे उत्साह पहले था जब शुरू हुआ था कोविड, वही उत्साह आज है और हम इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे और इस टीके से और 100% बचाव होगा कोविड से। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कैसा उत्साह आप देख रहे हैं सेंटर्स पर? ये अच्छा है, लोगों की सुबह से ही कतार लगी हुई है और लेकिन लोगों को थोड़ी सी असुविधा हुई जिसके कारण लोग अपना सेशन जो है ना टाइप नहीं कर पाए थे कि कौन से सेशन पे हम जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, हम आएंगे आपके पास, आगे भी बने रहिए। उमेश श्रीवास्तव और साथ ही साथ हमारे साथ स्वागत है। ब्रेक के बाद प्रतापगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डिप्टी सीएम के एस्कॉर्ट की गाड़ी की टक्कर हुई है, कंटेनर ने मारी गाड़ी को टक्कर। हादसे में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। लखनऊ से प्रयागराज जा रही थी गाड़ी। अतिगवा थाने के खिदिरपुर चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त प्रतापगढ़ से इस वक्त की, कंटेनर ने गाड़ी को टक्कर मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। लखनऊ से प्रयागराज जा रही थी गाड़ी। सैनिटाइजर को चोरी करते हुए एक्टिवा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टिवा के एटीएम पहुंचता है और थोड़ी देर तक वो आसपास देखता है। टाइम पास करने के लिए एटीएम में कार्ड भी डालता है, फिर सैनिटाइजर की बोतल उठाकर अपने बैग में डाल लेता है। तो एटीएम से सैनिटाइजर यहां पर चोरी किया गया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। आगरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू गाड़ी डिवाइडर से टकराई है। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई है। 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। शादी समारोह से वापस लौट रहा था परिवार। एतमादपुर इलाके के रिंग रोड की यह घटना है। आगरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से, रफ्तार का कहर आगरा में देखने को मिला है। बेकाबू गाड़ी डिवाइडर से टकराई है। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई है। 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। इधर आगरा में आग का तांडव देखने को मिला। कार वर्कशॉप में लगी भीषण आग। आग लगने से 5 कार जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। थाना एतमादपुर इलाके की यह घटना है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बड़ी पहल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। रिलायंस की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वागत किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमित डावरा ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO का उत्पादन किया और अब ये 700 मीट्रिक टन और बढ़ गया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली साल इसी तिमाही से 2 गुना है। पिछले साल इस तिमाही में मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में रिलायंस की कंसोलिडेटेड आय 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जो पिछली तिमाही से 24.9% ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नतीजों पर खुशी जताते हुए कहा कि चौथी तिमाही में पेट्रोलियम और केमिकल कारोबार के साथ रिटेल कारोबार में भी मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। चौथी तिमाही में कंपनी के ऑयल टू केमिकल कारोबार की आय में तिमाही आधार पर 2.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 10,108 करोड़ रुपए पर रही है। इसी तरह इस सेगमेंट का EBITDA तिमाही आधार पर 16.9% की बढ़त के साथ 11,407 करोड़ रुपए पर रहा है, लेकिन इस सेगमेंट की EBITDA मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली है और ये 11.3% पर रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 7 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश का भी ऐलान किया है। इस साल कंपनी के शेयर में अभी तक 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
जबकि पिछले एक साल में इस शेयर में 39.4% की रैली देखने को मिली है। रिलायंस की डिजिटल सर्विस से आय 3,000 करोड़ से बढ़कर 22,628 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि रिटेल बिजनेस से आय 44,296 करोड़ रुपए की हुई है। इसके अलावा जियो का नेट मुनाफा 3,508 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के मुकाबले 37% ज्यादा है। चौथी तिमाही में जियो की आय 18,278 करोड़ रुपए हुई है,